अध्याय 13। नंग को याद है। एक बरसात की दोपहर थाम थिएन तिन्ह अपने जीवन के सबसे प्यारे आदमी को छोड़ने गई थी और तब से वह अकेली रहती थी। विमान में चढ़ने से पहले थाम हान वो नेते के हाथ में हाथ डाला। उससे, मैं अपनी बहन को तुम्हें सौंपता हूँ। उसकी अच्छी देखभाल करना याद रखना। जब मैं लौटूंगा तो अगर उसका एक भी बाल गायब है तो तुम्हें मेरी मुट्ठी से सावधान रहना चाहिए। क्यूई क्वांग नगन ने सिर हिलाया और स्वीकार किया। उसने उसे कदम दर कदम अपने जीवन से विदा किया। जब तक कि वह उसे नहीं देख सकी, उसने धीरे से अपना हाथ हटा लिया, धीरे से क्यूई क्वांग नगन को धन्यवाद कहा, फिर वह चली गई। सबसे पहले हवाई अड्डे से बाहर निकले। क्यूई क्वांग नगन को समझ आ गया कि उसका क्या मतलब है। थाम हान वू के चले जाने के बाद उन्हें अब और कार्रवाई करने की जरूरत नहीं थी। वह सिर्फ थम हान वू को सुरक्षित महसूस कराने के लिए उसके साथ अंदर बाहर जाती थी। इस भावना को छोड़ने का इरादा न रखते हुए उसने थाम को धोखा दिया। हान वू ने सभी को बेवकूफ बनाया ताकि वह शांति से जा सके और एक नया जीवन शुरू कर सके, और वह उसके बिना अपना शेष जीवन केवल चुपचाप सभी को याद कर सकी, जिसमें क्यूई क्वांग नगन भी शामिल था, यहाँ तक कि वह उस आदमी को भी जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि थाम हान वू के लिए उसकी भावनाएं इतनी गहरी होंगी। थाम हान वू के बिना दिन बहुत शांत थे, बिना लहरें बड़ी और हवादार हैं। यह कहा जा सकता है कि वे शून्यता की हद तक हल्की हैं, क्योंकि हर बार जब वह अपनी मेज के सामने बैठती थी और उसे एक पत्र लिखती थी, तो क्या उसे अपने दिल की धड़कन महसूस होती थी। लेकिन अपनी पुरानी यादें उजागर होने के डर से उसने कई बार पत्र भेजने की हिम्मत नहीं की। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। यह वाक्य केवल उसके दिल में ही दोहराया जा सकता है, इसे शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। मैं चाहता हूँ कि आप चिंता न करें। मैं कभी भी अपनी पुरानी यादों को मनमाने ढंग से व्यक्त करने की हिम्मत नहीं करता। 1 साल, 2 साल बीत गए। चंद्र नव वर्ष को छोड़कर वह वापस आया और तुरंत चला गया। वे केवल पत्र और फोन द्वारा ही संवाद कर सकते थे। स्नातक होने के बाद उसे एक आर्ट गैलरी के लिए अच्छी नौकरी मिली, लेकिन फिर भी वह नियमित रूप से उसे जीवन यापन का खर्च भेजता था। उसने विरोध किया, लेकिन वह नहीं बदला। उसने कहा कि अगर उसने बहुत सारा पैसा कमाया तो वह इसे दहेज के लिए बचा सकती थी। 15 साल की उम्र में वे अलग हो गए। 18 वर्ष की उम्र में वह उनसे मिलने गईं। 21 वर्ष की आयु में उनकी मां का निधन हो गया और वे वापस लौट आए। 24 साल की उम्र में उसने शादी कर ली और अपनी नवविवाहित पत्नी को बहुत दूर ले गया। इस साल वह 26 साल की है। क्या वह एक और यादगार पुनर्मिलन की प्रतीक्षा कर सकती है? अब वह अब भी कभी कभी अपनी कलम उठाती है और चित्र बनाती है। पिछले साल उनके जन्मदिन पर उन्होंने अपनी याददाश्त के आधार पर एक चित्र बनाया और उसे उपहार के रूप में भेजा। पेंटिंग में वह खिड़की के पास एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे थे। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी और डूबता सूरज। उसने कहा, बारिश के बाद इंद्रधनुष होगा या नहीं, अंत में इंद्रधनुष हो या न हो, उसे केवल वह दिन याद था। उसने उसे चूमा। अजीब बात है, उसने पाया कि जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसे अतीत की बातें उतनी ही अधिक याद आती गईं, खासकर जब वह ग्रामीण इलाकों में रहती थी। वे दिन जब वह गर्भवती, मासूम और लापरवाह थी। जरा सोचिए, जब वह आपके पास आएगी तो वह बेहद प्रभावित होगी और एक पेन लेकर नोट्स लेना चाहेगी। या डरती है कि एक दिन वह इतनी बूढ़ी हो जाएगी कि वह कुछ भी नहीं लिख पाएगी, इसलिए उसे उस समय का लाभ उठाना होगा जिसे वह अभी भी बचा सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि उसके दिल में भावनाएं भरी हुई हैं, बेशक साहित्य भी बेहद मार्मिक है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी भावनाएं उमड़ रही हैं, इसलिए वह अधिक से अधिक संबंधित कार्यों का उपयोग करती है। उनकी बचपन की यादों में प्रत्येक पेंटिंग उस सज्जन व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। एक दिन तक गैलरी में एक प्रदर्शनी थी। गैलरी निदेशक ने विवरण पर चर्चा करने के लिए उसे अपने घर पर आमंत्रित किया और गलती से इन चित्रों की खोज की। वह तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। मुझे नहीं पता था कि तुम में पेंटिंग की इतनी प्रतिभा है। गैलरी निदेशक ने देखने के लिए एक तैलचित्र उठाया। पेंटिंग में दिख रहा सुंदर आदमी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। मैं देख रहा हूँ कि हर तस्वीर में आप उसे फोकस में रखते हैं। वह बिना कुछ बोले बस हल्की सी मुस्कुराई। उसके बाद निर्देशक ने एक प्रसिद्ध घरेलू कलाकार से उसकी सिफारिश की और उसे एक प्रदर्शनी आयोजित करने की तैयारी में सक्रिय रूप से मदद की। अब तक वह अभी भी बहुत आश्चर्यचकित है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी पेंटिंग्स में ध्यान देने लायक कुछ विशेष है, और उन्होंने कभी भी अपनी प्राकृतिक कलात्मक प्रतिभा के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी पेंटिंग्स में ऐसे तत्व थे जो लोगों के दिलों को छूते थे। कागज पर जो चीजें उन्होंने चित्रित की उनमें रंग नहीं बल्कि भावनाएं हैं। वे जो देखते हैं वह कोई पेंटिंग नहीं है बल्कि एक गहरी भावना है। क्योंकि इस प्रदर्शनी में कई छोटे छोटे चरण हैं जिन्हें तैयार करने की आवश्यकता है और सभी कार्यों को वितरित किया जाना चाहिए, इसलिए वह गंभीर अनिद्रा से पीड़ित थी। कुछ बार उन्होंने आधे अधूरे चित्र बनाए और अचानक बेहोश हो गई, फिर से धुंधला हो गया। उसने सोचा कि शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी। थोड़ा आराम करना ठीक रहेगा। उस दिन उसे तेक्वांग नगन से एक फोन आया। उसे याद आया कि उसने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा था, तो उसने उससे रात के खाने के लिए पूछा। उसने उसे स्पष्ट कर दिया कि वह किसी के लिए भावनाएं नहीं रखना चाहती, लेकिन उसने कहा उसने उसके भाई से वादा किया था कि वह उसकी देखभाल करेगा और उसे पूरे दिल से किसी और की जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। भले ही उसने ऐसा नहीं कहा, वह जानती थी कि वह हमेशा उसका इंतजार कर रहा था। बाद में खाते हुए वे खुश थे। चलते समय उसे याद आया कि उसे पेंट खरीदने की जरूरत है, इसलिए वह कला आपूर्ति की दुकान पर रुक गई। सड़क पार करते समय उसके पैर अचानक अपनी सारी शक्ति खोने लगे। उसके शरीर का वजन सहने में असमर्थ हो गए, जिससे वह गिर गई। टीयू तिन्हा, क्या तुम ठीक हो? मैं। एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं, केवल धुंधला सफेद रंग। उसने उसकी स्थिति देखने के लिए अपना हाथ उठाया और देखा कि उसका हाथ फैला हुआ है और वह तुरंत खड़ी हो गई। टीयू तिन्हा। उसे अजीब लगा। उसने अपना हाथ उठाया और उसके सामने हिलाया। इसे अब और मत हिलाओ, यह अभी भी केवल 5 अंगुल का है। उसकी आंखों में फिर से रोशनी देखी गई। उसने धीरे से सांस ली, यह महसूस करते हुए कि उसके पैरों में अधिक ताकत आ गई है। मुझे पता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मैं हाल ही में बहुत थक गया हूँ। मेरा शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस अवधि के बाद मैं अच्छे से आराम करूंगा। क्यूई गुआंग्यान ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि यह ठीक है। अस्पताल मेरे ठीक सामने है। आपको जाकर इसकी जांच करनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। चिकित्सा संसाधनों को बर्बाद मत करो। कम से कम मैं भुगतान करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि मैं ठीक हूँ। क्या इससे मुझे अधिक सुरक्षित महसूस नहीं होगा? यदि तुम अब भी जिद्दी हो तो मैं सीधे तुम्हारे भाई को फोन करूंगा और कहूंगा कि तुम अच्छे नहीं हो। जैसे ही उसने थाम हानवू के बारे में सुना, वह केवल आज्ञाकारी रूप से चुप रह सकी। कोई और रास्ता नहीं था। ये 3 शब्द उसकी कब्र थे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्यूई क्वांग नगन उसके बगल में बैठा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक जब उसने यह अजीब शब्द सुना,
तो वह भ्रमित होकर अपना सिर खुजलाने लगा। यह क्या है? मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। चीनी भाषा में इसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहा जाता है। मुझे अभी भी समझ नहीं आया। तो क्या होगा? क्या यह लगभग सर्दी लगने जैसा है? दवा लेने के बाद ठीक होने में कितना समय लगता है? हुन्हा, डॉक्टर का चेहरा उदासी से भरा हुआ था। डॉक्टर के चेहरे पर स्पष्ट भाव थे। उसे पता था कि उसने एक बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछा है। ठीक है, उसने स्वीकार किया कि उसका ज्ञान बहुत उथला था, लेकिन वह डॉक्टर नहीं था, स्क्लेरोसिस है। आज अगर थाम हान वो यहाँ होते तो शायद वह इतना मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं पूछते। उन्होंने थाम थिएन तिन्हे की अचानक खाली अभिव्यक्ति को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और पूछा, ऐसा लगता है कि आपने इसे पहले सुना है। क्या आपको इसकी आवश्यकता है? क्या आप थोड़ा समझा सकते हैं? मूल रूप से मल्टीपल स्क्लेरोसिस को आनुवंशिक बीमारी नहीं माना जाता है, लेकिन यह संभवतः जीन से जुड़ा होता है, जिसका अर्थ है कि यदि परिवार में किसी को यह बीमारी है तो घटना अपेक्षाकृत अधिक होगी, डॉक्टर ने उसे समझाया। थाम थिएन तिन्ह ने अचानक सिर हिलाया। मेरे पिता सच में मल्टीपल स्क्लेरोसिस से मर गए? क्या क्या यह जानलेवा हो सकता है? क्या वे आपको धमकी दे रहे हैं? तो वह जरूरी नहीं। यह उस व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को चक्कर आना, थकान, थकावट, मांसपेशियों में ऐंठन, धीरे धीरे दृष्टि की हानि, निगलने में कठिनाई, अंगों में ताकत की हानि और इससे भी बदतर निचले आधे हिस्से के पक्षाघात या पूर्ण पक्षाघात की संभावना का अनुभव हो सकता है। उसने क्या देखा? यह देखना बाकी है कि उनकी बीमारी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। क्या यह इतना गंभीर है? क्यूई क्वांग नगन ने अपना मुंह खोला, एक शब्द भी कहने में असमर्थ। तो आपको पहले से ही अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। यदि आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो अवसर को समझें। इस बीमारी का अभी तक पूर्ण इलाज नहीं मिल पाया है, इसलिए हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते। धिक्कार है, किस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती? क्यूई क्वांग नगन को गुस्सा आ गया और उसने मेज पीट दी और चिल्लाने लगा। क्या इस धोखेबाज का मतलब यह है कि वह मर जाएगी? क्वांग नगन। उसकी अभिव्यक्ति नीरस और उदास थी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सुनाई नहीं दे रही थी। क्या हुआ? टियू तिन्हा। वह तेजी से उसके सामने घूम गया। नहीं, क्या? उसने अपने कान खड़े करके उसकी धीमी आवाज सुनने की कोशिश की। मत करो। अपने भाई को बताओ। इस समय मैं अभी भी उसके बारे में चिंतित हूँ। क्यूई क्वांग नगन खुद को रोक नहीं सके और क्रोधित हो गए। क्या आप थोड़ा स्वार्थी हो सकते हैं? खुद से थोड़ा और प्यार कर सकते हैं? तुम ऐसे हो। अरे, यह बहुत हृदय विदारक है। मेरे भाई को मत बताना, वह बुदबुदाई। कृपया उसे मत बताना। मैं उसका काम छोड़ना नहीं चाहता। उसने उसकी कमीज को पकड़ने के लिए कुछ कमजोर ताकत का इस्तेमाल किया। घबराहट में कहा, फिर दोहराया। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा। मैं नहीं कहूँगा। इतना घबराओ मत। उसने उसे कसकर गले लगाने की कोशिश की। उसने राहत की सांस ली और मंद मंद मुस्कुराने की कोशिश की। उसके लिए शांतिपूर्ण जीवन जीना आसान नहीं है। मैं नहीं चाहती। मैं उसके लिए थका देने वाला बोझ नहीं बनना चाहती। उसे मैं नहीं कर सकता। उसे याद नहीं कि वह उस दिन घर कैसे पहुंची। वह पूरे दिन सोती रही। तेक्वांग नगन पूरे समय उसके साथ थी। उसने एक कदम भी नहीं छोड़ा। जब उसे पता चला कि वह यह खतरनाक बीमारी थी, सोने के बाद उसका मूड बदल जाता था। उसे कभी पता नहीं चलता था। फिर से जागते हुए वह सच को स्वीकार करने के लिए काफी शांत महसूस कर रही थी।
उसके विचार पहले कभी इतने स्पष्ट नहीं थे। उसने बहुत गंभीर दिखते हुए तेक्वांग नगन से कहा, आप एक अच्छे इंसान हैं, मेरे प्रति समर्पित हैं, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। क्षमा करें, मेरा दिल बहुत भर गया है, अब आपको रोकने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर मैं आपसे पहली बार मिलूं, तो मैं निश्चित रूप से आपसे प्यार करूंगा। बेवकूफ, मुझे चेतावनी देने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरी चांद इतनी जल्दी नहीं होगा। उसका दिल इतना टूट गया था कि वह बोल नहीं सका। उसे गले लगाया और आंसू बहाए। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी बीमारी को उससे अधिक स्वीकार नहीं कर सकती थी। उसने कहा, वह अपने पूरे जीवन में कभी खुश नहीं थी। भगवान हमेशा उसे चिढ़ाता था। उसे लगा कि यह उसके लिए अनुचित था। क्या आप कभी खुश हुए हैं? अपने भाई को जानना उसके जीवन की सबसे खुशी की बात है। उसे इस जीवन से गुजरने का कभी अफसोस नहीं हुआ। उसे अभी भी बहुत काम करना है और उसके पास दुख और नाराजगी में डूबे रहने के लिए ज्यादा समय नहीं है। हालांकि वह अभी भी चित्र बना सकती है। उसे अपने जीवन की सबसे खूबसूरत यादों को रिकॉर्ड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन वह ब्रश भी नहीं पकड़ पाएगी। दूसरे लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन उसका भाई निश्चित रूप से समझ जाएगा। उसे उम्मीद है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद वह उसे खोने का दर्द और दुहक सहन कर लेगा, लेकिन सबसे खूबसूरत यादें और शुद्ध भावनाएं आपके साथ रहेंगी और चली जाएंगी। उसे बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके बीच की घनिष्ठता कभी भी शारीरिक नहीं रही है। इसलिए भले ही वे एक साथ नहीं हो सकते हैं, उनकी आत्माएं कभी अलग नहीं हुई हैं। इस बिंदु पर वह एक ही समझ वाले हैं, अनदेखा कर रहे हैं। शरीर और शारीरिक शक्ति के बारे में सभी नियम, सांसारिक दुनिया से मुक्त उसका दिल स्वतंत्र रूप से उससे प्यार कर सकता है। शायद यह वह इनाम है जो भगवान ने उसे दिया था, आखिरी दया। लंदन, इंग्लैंड। थाम हान वो खिड़की के सामने खड़ा होकर देख रहा था। बारिश की बूंदें लंदन में बहुत बारिश होती है। 4 मौसमों वाले साल में शायद ही कभी खूबसूरत धूप वाले दिन होते हैं। मुझे ताइवानी धूप की याद आती है, साथ ही मेरे जीवन में थोड़ा साफ आसमान भी। प्यार, क्या वह अब ठीक है? वह हमेशा तुरंत ताइवान वापस जाना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि वह एक नया जीवन चाहती है। उसका अस्तित्व उसे खुशी पाने से रोक देगा। इस कथन के कारण वह उसे जाने देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यदि इससे उसे शांति महसूस हो सकती है, तो उसे दूर जाना चाहिए। उसकी उमड़ती हुई सारी लालसा को ध्यान से इकट्ठा करना चाहिए। वह ऐसा नहीं कर सकता है और उसे परेशान नहीं करना चाहिए। हाल ही में हर समय भारी बारिश हो रही है, जिससे उसे उसकी याद आती है। उसका जन्मदिन आ रहा है। आश्चर्य है कि ताइपे में मौसम कैसा है। अनुभव के आधार पर अनुमान लगाते हुए 8 या 9 बार फिर से बारिश होगी, है ना? वह अक्सर साफ मौसम की कामना करती थी ताकि वह उसे अपना सबसे सुखद जन्मदिन मनाने के लिए बाहर ले जा सके। अब क्या होगा? क्या आप अब भी इंतजार कर रहे हैं? या अब जब उसके साथ कोई और है, तो वह शुरुआती मासूम इंतजार को कब का भूल चुकी है। यह सही है, क्यूई गुआंगयान उसके साथ रहेगा। उसका जन्मदिन सबसे प्यारा होगा। उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह मुड़ा। उसकी नजरें मेज पर पड़े पत्रों के ढेर पर टिक गईं। उसकी भौहें सोच में पड़ गईं। उसने वादा किया था कि वह हर महीने एक पत्र भेजेगी। अब लगभग 3 साल से उसे हर 15वें दिन एक पत्र मिलेगा। अपवाद करें, इस महीने को 1 सप्ताह हो गया है। क्या आप भूल गए हैं? उसने देखने के लिए कुछ पत्तियां चुनी। जब भी उन्हें उनसे कोई पत्र मिलता था, तो वे आम तौर पर इसे लगभग 1 दर्जन बार पढ़ते थे और सामग्री याद हो जाती थी। तिन्ह की लिखावट बहुत सुंदर, साफ सुथरी है।
हर शब्द, हर स्ट्रोक में लिखते समय अत्यधिक ध्यान देने की स्पष्ट झलक मिलती है। लेकिन हाल के महीनों में उनकी लिखावट तेजी से टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, उन्होंने कहा, क्योंकि हाल ही में वह बहुत व्यस्त रही है। उसने गर्व से उसे कला प्रदर्शनी के बारे में बताया। ऐसी बहुत सी बातें थी जिनसे उसे चक्कर आ गया। उसे लगा कि अगर उसे डर नहीं होता कि वह लोगों पर दबाव बनाने के लिए वापस ताइवान चला जाएगा, अभी भी ईमेल का तेजी से उपयोग करना पसंद है, जिससे समय, ऊर्जा और डाक खर्च दोनों की बचत होती है। वह हमेशा उसे यह महसूस कराना चाहती थी कि वह समृद्ध, खुशहाल दिन जी रही है। जब उसने जवाब दिया, तो उसने विशेष रूप से उससे कहा कि ऐसा मत करो, बहुत थके हुए। लेकिन तुम सच में बहुत व्यस्त हो, इतने व्यस्त कि आपके पास मुझे लिखने का भी समय नहीं है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसके दिल में वह धीरे धीरे गायब हो गया है? वह हाल ही में बहुत असहज मूड में है, बहुत बुरा महसूस कर रहा है। दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई और उसने छिला हुआ पत्र ढेर पर रख दिया। अंदर आओ। प्रति घंटा नौकरानी ने उसकी ओर देखा। क्या आप अपनी बहन का पत्र दोबारा पढ़ रहे हैं? उम्मा, उसने धीरे से उत्तर दिया। वाह उम्मा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ऐसा लगता है कि वह इस रिश्तेदार को बहुत महत्व देता है। उसने संदेह से भौहें चढ़ाईं। मुझे बताओ, आप एक डॉक्टर हैं, तो क्या आप जानते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। पत्र को मोड़ते हुए उसने देखने के लिए अपना सिर झुकाया। यह मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। यह बीमारी बहुत तकलीफदेह है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है, क्योंकि हमारे तंत्रिका तंतुओं की बाहरी परत, जिसे माइलिन कहा जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसे प्रतिरक्षा प्रणाली का रोग भी माना जाता है, क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर में कोशिकाओं और शरीर के आंतरिक ऊतकों पर हमला करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों के बीच अंतर नहीं कर पाती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं रक्त के माध्यम से तंत्रिका केंद्र में प्रवेश करके हमला करती हैं। माइलिन शीथ और तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। आप बहुत जटिल बातें करते हैं, मुझे वास्तव में समझ नहीं आता, उन्होंने हंसते हुए कहा। सीधे शब्दों में कहे तो माइलिन शीथ क्षतिग्रस्त होने के बाद तंत्रिका संकेत संचरण धीमा हो जाएगा, यहाँ तक कि पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और फिर विभिन्न लक्षण दिखाई देंगे। ये लक्षण प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होंगे, जो आमतौर पर 20 से 40 वर्ष की उम्र के बीच होते हैं, जिसकी दर पुरुषों की तुलना में महिलाओं में दोगुनी अधिक है। यह बीमारी आनुवंशिकी से संबंधित है। यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण करवाना सबसे अच्छा है। बोलने के बाद वह खड़ा हुआ, पानी डाला और लापरवाही से पूछा, क्या आपके किसी जानने वाले को यह बीमारी है? मेरी एकमात्र सलाह यह है कि रोगी के रिश्तेदारों को रोगी के साथ अधिक रहने के लिए कहें। वर्तमान में मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कारण अभी भी अज्ञात है, इसलिए अब तक उपचार पर कोई शोध नहीं हुआ है। अंततः इंटरफेरॉन को एक प्रभावी दवा माना जाता है, नैदानिक अनुसंधान के माध्यम से, और बुरे परिवर्तनों में देरी कर सकता है, जिसका अर्थ है। उसने अपना सिर हिलाया। मैं समझ गया। ठीक है, जैसी आंखों से उसकी ओर देखा। मर सकता है, क्या ऐसा है? वह डर गई थी। थाम हान वो ने सिर हिलाया। अंधापन, विकलांगता, यहाँ तक कि मृत्यु भी, सभी संभावनाएं हैं। तो वह इसे फिर से कहने ही वाली थी। एक पल के लिए सोचा, क्या उसे यह कहना चाहिए या नहीं। अपने प्रियजनों को आखिरी बार न देख पाना बहुत दुखद होगा। उसने पानी का एक घूंट लिया और उसकी ओर देखकर रुक गया। तुम क्या कहना चाहती हो? आपकी बहन ताइवान में है। एक पल में पानी का गिलास जमीन पर गिर गया। चीनी मिट्टी के बर्तन के टूटने की तेज आवाज घबराए हुए दिल से गुजर रही थी, जो अनियमित रूप से धड़क रहा था।
वह उसे उठाने के लिए नीचे झुका। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने ऊपर देखा। प्यार? हाँ, ऐसा लगता है कि यही नाम है। उस दिन मैं सफाई कर रहा था और अचानक मकान मालकिन को एक विदेशी भाषा बोलते हुए सुना। इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जिक्र था और तिने या कुछ और नाम की एक लड़की थी। चीनी मिट्टी का टुकड़ा टूटा हुआ सफेद और लाल रंग में रंगा हुआ। हाथ की हथेली से ताज़ा खून बह रहा था। एक बूंद, दो बूंदें। अध्याय 14। अनंत काल। यह यादें नामक एक प्रदर्शनी है। जैसे ही इसे प्रदर्शित किया गया, इसने हलचल मचा दी और पुरुषों और महिलाओं, युवा और बूढ़े दोनों का दिल जीत लिया। प्रत्येक पेंटिंग के सामने खड़े होकर हर किसी ने अपनी सांसें रोक लीं। प्रत्येक पेंटिंग में व्यक्ति तीव्र भावनाओं से प्रभावित होकर कोई भी दूर देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। बचपन में लड़का शांति से एक किताब पकड़े हुए था और लड़की उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। तारा फल का पेड़ अपनी किशोरावस्था में सौम्य और सुंदर युवक और शुद्ध मासूम छोटी लड़की। पेंटिंग में एक बिंदु पर जोड़े के गहरे स्नेह पर कोई संदेह नहीं कर सकता था। एक वृद्ध महिला को देखा। एक आदमी एक दूसरे के पास से गुजरा। उसका राजसी चेहरा, दयालु आंखें, परिपक्वता और सबसे सुखद किशोर क्षणों को रिकॉर्ड करने वाली फिल्म की तरह एक अज्ञात कलाकार ने क्षण भर के लिए ध्यान आकर्षित किया। प्रमुख कला समाचार पत्रों ने उसे सबसे आशाजनक स्टार के रूप में प्रशंसा की। भविष्य प्रदर्शनी के छठे दिन एक आदमी पूरे 3 घंटे तक एक पेंटिंग के सामने चुपचाप खड़ा रहा। पेंटिंग में एक आदमी का पार्श्व दृश्य प्रकाश की ओर है। उज्ज्वल फीकी रूपरेखाएं अस्पष्ट रूप से एक सुंदर चेहरे, भौहों को झुकाती हैं, भारी उदास भावनाओं को छिपाती हैं। हालांकि सूरज की रोशनी में खड़ा है। पृष्ठभूमि एक गहरे रंग की है, विरोधाभासी लेकिन बहुत तीव्र भी। उस पेंटिंग को लाइट एंड शेप द कहा जाता है। पेंटिंग के नाम के नीचे संक्षिप्त परिचय सुंदर शब्दों की कुछ पंक्तियां मात्र है। प्रकाश और रूप, दिन और रात, वर्षों का धीमा परिवर्तन, पुरुष और महिला, जीवन और मृत्यु, प्रेम के पैमाने के 2 छोर। आप और मैं कभी एक ही बिंदु पर नहीं मिलेंगे। वह आदमी बहुत देर तक चुपचाप वहीं खड़ा रहा। किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखों के कोनों से आंसुओं की 2 रेखाएं चुपचाप गिर गईं। अगले कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला और बिस्तर पर शांति से सो रही लड़की तुरंत जाग गई। नर्स, क्या आप वापस आ गईं? वह व्यक्ति जो अभी अभी आया था और धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ा, उसने अविश्वास में अपना हाथ उठाया, उसे उसके सामने 2 बार हिलाया। वह हांफने लगा, डर गया कि वह अपनी उदासी को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने अपने दिल को दबाने की कोशिश की, पलटा, उसके कांपते हाथ फूलदान ले आए। मुझे जंगली कीड़ा जड़ी के फूल की गंध आती है। आखिरकार आपने सही प्रकार का फूल खरीद लिया। मुझे जंगली कीड़ाजड़ी की गंध सचमुच बहुत पसंद है। वह धीरे से हंसी, अनजाने में अपनी छाती को रगड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन महसूस नहीं कर सकी कि क्या अस्तित्व में होना चाहिए। उसने डरकर खोजते हुए अपनी मुस्कुराहट वापस ले ली। नर्स, कृपया मुझे वह हार ढूंढने में मदद करें जो मैंने पहना था। मुझे नहीं पता कि वह हार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे खो नहीं सकता। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें तकिए को खोज रही थी। उसे अपने हाथ में रखकर उसने गहनों के आकार को धीरे से सहलाया। उसे अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया, फिर संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए राहत की सांस ली। मुझे अभी भी याद है कि आपने पूछा था कि आप इस हार को इतना महत्व क्यों देते हैं, क्योंकि इसका मूल्य बहुत अधिक नहीं लगता है। दरअसल आप गलत हैं। मेरे लिए यह जीवन की तरह है, क्योंकि यह मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का उपहार है, जो इस बात का सबूत है कि वह कभी मुझसे प्यार करता था। वह बहुत सुंदर है। यदि आप उससे मिलते हैं
तो आप मुझसे यह नहीं पूछेंगे, मिस्टर क्यूई जैसा कोई व्यक्ति इतना अच्छा है, मैं उसे स्वीकार क्यों नहीं करता? मेरे जीवन में उसके होते हुए मैं किसी अन्य व्यक्ति के प्यार में नहीं पड़ सकती। ईबुक स्रोत http://www.luv-ebook.com। लेकिन मैंने उसे भगा दिया। मैंने कहा, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं। मैंने कहा, मैं फिर से शुरू करना चाहता हूँ। मैंने कहा, उसका अस्तित्व मुझे खुशी पाने से रोकता है। दरअसल वो शब्द सिर्फ उसे धोखा देने के लिए थे। मैं तो बस उसे आजाद होने देना चाहती थी। उसे खोने के बाद मेरी जिंदगी अब खुश नहीं रही। उसने सूंघते हुए कहा। अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए उसकी मुस्कान बेहद दर्दनाक थी। लगता है मैं अच्छी हूँ, है ना? उसे कुछ भी संदेह नहीं था। यह सब व्यर्थ था कि उसने मुझे इतनी अच्छी तरह से समझा। कभी कभी मैं खुद की प्रशंसा भी करता था कि मैं उससे इसे सफलतापूर्वक छिपाने में सक्षम था, और 3 साल पहले ही हो गए थे। अगर केवल उसे पता होता तो वह निश्चित रूप से मर जाता क्रोध का। हाँ, वैसे भी मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता, भले ही वह मुझे माफ न करे। यह ठीक है, लेकिन मैं वास्तव में उसे याद करता हूँ। वास्तव में चाहता हूँ। वास्तव में उसे फिर से देखना चाहता हूँ। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। कापती मुस्कान के साथ उसने रोते हुए कहा। तो हर बार जब मुझे उसकी याद आती है, इस हद तक कि मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इस डोर को कसकर पकड़ लेता हूँ। ऐसा महसूस होता है कि वह अभी भी मेरे साथ है। यह वह जगह है जहाँ मैं अपनी सारी लालसा रखता हूँ। जैसे कि मुझ में साहस है समर्थन करना जारी रखने के लिए। उसके हाथों ने मेज को भींच लिया। उसे डर था कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगा और उसके ऊपर दौड़ेगा। अगर उसे जमकर और दर्दनाक तरीके से नहीं पीटेगा, फिर उसे इतना कसकर गले लगाएगा कि वह टूट जाए। पलक झपकते ही आंसू बह निकले। उसने अपनी आंखों के कोने से उसे उठाया। उसने हार अपने हाथ में पकड़ रखा था और कई बार उसे पहन नहीं पाई। वह अजीब तरह से मुस्कुराई। शायद मैं तुम्हें फिर से परेशान कर रही हूँ। क्या आप हार पहनने में मेरी मदद कर सकते हैं? ठीक है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी कड़वाहट को निगलने की कोशिश की और उसे संकेंद्रित रस्सी पहनने में मदद की। ओह, मैंने भी काफी समय से अपने भाई को पत्र नहीं लिखा है। वह इस बात से चिंतित होगा कि मैं मर जाऊंगा। क्या आप मेरे द्वारा पढ़ी गई सामग्री के अनुसार लिखने का मन बना सकते हैं? उसे कंप्यूटर का उपयोग करके टाइप करना चाहिए, अन्यथा वह अलग अलग लिखावट को पहचान लेगा। मैं क्वांग नगन को फिर से परेशान नहीं करना चाहता। हर बार मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे उसे अजीब महसूस होता है। इस बार उसे मेरे भाई को छिपाने में मेरी मदद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मेरे भाई को पता चलने के बाद वह निश्चित रूप से उसे पीट पीट कर मार डालेगा। दुर्भाग्य से उस समय मैं उसकी मदद नहीं कर सका। मुझे वास्तव में उसके लिए खेद महसूस हुआ। उसकी मदद करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल का पता पूछने के बाद उसने ते क्वांग नगन को तब तक मुक्का मारा जब तक उसे ऐसा नहीं करना पड़ा। आपातकालीन कक्ष में गया। नर्स, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे थोड़ी प्यास लगी है और थोड़ा पानी चाहिए। उसने आधा गिलास पानी डाला, एक पुआल डाला और उसे सहारा देने के लिए अपना हाथ उठाया। जैसे ही वह पानी का गिलास लेने ही वाली थी, उसने अचानक हाथ छोड़ दिया और पानी का गिलास जमीन पर गिर गया, जिससे गिलास टूटने की तेज आवाज हुई। उसने कुछ न बोलते हुए अपने होठों को कसकर भींच लिया। क्या यह तुम हो? मैं तुम्हें महसूस करता हूँ। उसकी सांसें, यहाँ तक कि उसके स्पर्श का एहसास भी, वह मरते दम तक नहीं भूल सकी। वह पागलों की तरह अपने पीछे दबी हुई छाती के पीछे
कंधे तक गई और अपना चेहरा पाया। उस लालसा वाली रात को याद करते हुए वह लालच से उसे सहलाया, अपनी उंगलियों का उपयोग करके उस सुंदर उपस्थिति को दर्ज किया जिसे वह बहुत प्यार करती थी। फिर उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। भाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हें अब यह बात किस मुंह से कहने की जरूरत है? थाम थिएन तिन्हा, मुझे डर है कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। थाम हान वो ने कर्कश आवाज में फुसफुसाया और उसे कसकर गले लगा लिया। माफ करना, माफ करना, माफ करना। उसने आंखों में आंसू भरकर उससे कसकर चिपकते हुए अपनी माफी दोहराई। कोई समय नहीं, मैंने कहा, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। हमें इस कर्ज का हिसाब करना होगा। यदि आप बेहतर हो जाते हैं तो बातचीत के लिए अभी भी गुंजाइश है, अन्यथा बस प्रतीक्षा करें। उसकी आंखों में आंसू भी झलक रहे थे जब वह उन क्रूर शब्दों को बोल रहा था। तब भी वह अपने शरीर को उसकी बाहों में छोड़ना सहन नहीं कर पा रहा था। जब वे अलग हो गए थे, उसने निश्चित रूप से खुद को ऐसा होने दिया था, उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। 18 साल की उम्र में अलग कर दिया, 27 साल की उम्र में अलग कर दिया। उसे अस्पताल के बिस्तर पर इस तरह लेटना पड़ा। उसकी जान निकलने वाली थी। फिर भी वह इतनी क्रूर थी कि आखिरी बार वे अंत में मैंने निर्णय लिया कि मैं उसे मुझसे नहीं मिलने दूंगा। वह उसके वादे पर विश्वास नहीं करना जानता था। यदि आप अपने जीवन में कभी स्काउट नहीं रहे हैं तो आप स्काउट के रूप में योग्य कैसे हो सकते हैं? तुम बहुत मूर्ख हो। भाई, नाराज मत हो। बहुत दिनों से हमने एक दूसरे को नहीं देखा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वापस आकर मुझसे नाराज मत होना। मुझे तुम्हारा भाईचारा बिल्कुल भी नहीं लगता। उसकी आवाज नरम और नम्र थी। उसकी नाक की नोक धीरे से उसकी गर्दन पर रगड़ रही थी। ज्यादा बात मत करो। लाड प्यार से काम नहीं चलेगा। जो आपका मजाक उड़ाए उसके प्रति कौन भाईचारे की भावना रखना चाहेगा? इतना कहने के बाद भी उसके हाथ अभी भी उसके शरीर पर चलने में व्यस्त थे। उसका वजन बहुत कम हो गया था, जैसे कि वह सिर्फ त्वचा और हड्डियां हों। उसने उसे अपनी पूरी ताकत से गले लगाया। उसका दिल दुख रहा था। फिर उसने उसे छोड़ दिया और ऊपर से नीचे तक देखा। यहाँ आओ, मेरे भाई को मेरी तरफ देखो। अब आप बहुत बदसूरत होंगे, है ना? अप्रत्याशित रूप से इतने लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहने के बाद वह उसकी बीमार और थकी हुई शक्ल देखकर वापस आया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह बहुत निराश है। वैन ने कई बार सोचा था कि जब वे मिलेंगे तो वह उसे लेने के लिए सुंदर मेकअप करेगी, लेकिन अब वह योजना पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। नहीं, उसकी आवाज कर्कश थी। उसकी पांचों उंगलियां धीरे से उसके बालों में घूम रही थी। वह उसके बिखरे बालों और बहती नाक की छवि से इतना परिचित था कि उसकी नज़र में प्यार ही प्यार है। सुंदरता और सुंदरता या बुराई के बीच कभी कोई अंतर नहीं रहा। क्या अफसोस है, अब मैं कुछ भी नहीं देख सकती। वह सचमुच उसे देखना चाहती थी। एक 30 वर्षीय व्यक्ति निश्चित रूप से एक परिपक्व व्यक्ति की तुलना में अधिक आकर्षक होता है। उसने उसका हाथ खींचा, अपने शरीर पर रखा और फुसफुसाया, तुम मुझे महसूस कर सकते हो। दृष्टि खोने के बाद पतली उंगली उसके चेहरे पर फिरने लगी। स्पर्श की अनुभूति अधिक संवेदनशील होने लगी। जैसा कि मुझे याद है, आप अभी भी बहुत सुंदर हैं। ऐसी कई महिलाएं होंगी जो आप पर मोहित होंगी, है ना? मुझे नहीं पता। अब तक वह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी उसे परवाह थी। यदि आप जानना चाहते हैं तो जल्द ही बेहतर होने का प्रयास करें ताकि आप मुझे अपनी आंखों से देख सकें। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे बेहतर होने का इंतजार करूंगा। क्या ऐसा संभव है? आप भी एक डॉक्टर हैं। आप शायद किसी और से बेहतर जानते हैं।
कि इस तरह की बीमारी से आप ठीक नहीं हो सकते। आप जानते हैं क्या? अपनी बीमारी के बारे में जानने के बाद मैं दुखी नहीं था, बस चिंतित था। मुझे चिंता थी कि तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्वांग नगन, सुश्री टैम बिन्हा, मैं जिस भी व्यक्ति को जानता हूँ, उनका दिल टूट जाएगा, लेकिन वह दर्द गुजर सकता है। लेकिन आप अलग हैं। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे दर्द में देखकर मेरे साथ रहें। फिर बेरहमी से तुम्हें मुझे अपनी आंखों से मरते हुए देखने के लिए मजबूर किया। मुझे पता था कि इससे तुम्हारा पतन हो जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें किसी को बताने नहीं दिया। मैंने उनसे कहा कि ये पेंटिंग्स अपने पास रखें। अगर आप इन्हें बाद में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपके लिए जीवन भर का स्नेह छोड़ दिया है, तुम्हें सहना होगा। मुझे रंग भरने के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं है। मुझे तुम्हें याद करने के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं है। लगातार समय के खिलाफ दौड़ना, हर मिनट, हर सेकंड के लिए लड़ना जब तक कि मैं एक और नहीं देख लेता समय, इससे पहले कि मैं अपने निचले शरीर में आपके हाथों में महसूस करना पूरी तरह से खो दूं। हमेशा एक कलम पकड़ो, कोने में वह चित्र देखें। वह आखिरी तस्वीर थी जो मैंने खींची थी और जिसे मैं दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहता था। अच्छा ऐसा है, पेड़ की छाया के नीचे लड़का और लड़की चांदनी में डूबे हुए चुंबन कर रहे थे। दो दिलों वाला हार लड़की की छाती के सामने चुपचाप पड़ा हुआ था। चुंबन आंसुओं से मिश्रित था, शोकपूर्ण था, लेकिन बहुत ही मार्मिक भी था। उनकी शादी की रात, उनके बीच की आखिरी प्रेम स्मृति। दुर्भाग्य से मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं कलम भी नहीं पकड़ सकता। उदाहरण के लिए, प्रकाश और रूप, दिन और रात, वर्षों का धीमा विकल्प। क्या तुमने देखा? हाँ, उन्होंने धीरे से उत्तर दिया। क्या मैं आपकी पूरक सहायता कर सकता हूँ? हाँ, उसकी अनुमति से उसने कलम उठाया, एक पल के लिए सोचा और उसके आगे धीरे से लिखा, एक मजेदार पार्टी चुराना, लालसा का जीवन बदलना। तब से उत्तर और दक्षिण, दो भाग दुनिया भर में, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम एक दूसरे से और भी अधिक प्यार करते हैं। जब हम अलग होते हैं तो हम एक दूसरे को उतना ही अधिक याद करते हैं। स्वर्ग और नर्क, प्यार के पैमाने के दो छोर, आप और मैं कभी एक ही बिंदु पर नहीं मिल सकते। उनका परिणाम ऐसा नहीं होना चाहिए। वह बिल्कुल यही चाहता था। आप क्या लिख रहे हो? मुझे मत बताओ, यह एक सजा है। आप, उसने विरोध किया। प्यार, हमारे बीच ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं है ना? वह एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने कहना जारी रखा, हमने बहुत कुछ मिस किया है, बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ अगर हम भाई हैं या नहीं? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि उनका वंश एक ही है या नहीं? हमारे बीच की घनिष्ठता कभी भी शारीरिक नहीं रही। क्या मेरी पेंटिंग्स आपको यह नहीं बताना चाहती? तो धर्मनिरपेक्ष शासन का क्या महत्व है? आपकी पेंटिंग्स देखने के बाद मुझे हमेशा वह दिन याद आता है जब आप 15 साल के थे। मैं अब भी मैं हूँ, तुम अब भी मैं हो। इसमें कोई अंतर क्यों होना चाहिए? मानव जीवन बहुत नाजुक है। इस बार मैं खुद को जाने देना चाहता हूँ। जब तक मेरा दिल नहीं बदलता है और आपका दिल नहीं बदलता है, यह ठीक है। मैं, क्या यह संभव है? क्या यह सचमुच संभव है? जब इंसान जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है तो बहुत सी चीजें महत्वहीन हो जाती हैं। वह बची हुई जिंदगी को थामना चाहती है, आखिरी तपिश से उसे जला देना चाहती है। वह हल्की सी मुस्कुराई। उसने सोचा, यही सबसे खूबसूरत मुस्कान होगी इस दुनिया में, मुस्कुराओ। उसकी कोहनी पर झुकते हुए उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि आज कौन सा दिन है? स्टेंट, अगर मुझे पीट पीट कर मार भी दिया जाए तो भी मैं भूलने की हिम्मत नहीं करूंगा। वहां क्या फिर से बारिश हो रही है?
उसने बारिश की आवाज सुनी और मिट्टी की तेज गंध भी महसूस की। यह ठीक है, यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो बारिश रुकने तक इंतजार करो, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। चिंता मत करो, क्या तुम इस समय घर पर नहीं हो? अब आप यह सोचना शुरू कर सकते हैं कि बारिश रुकने के बाद आप कहाँ जाना चाहते हैं। मैं बर्फ देखना चाहता हूँ। अपनी हथेलियों पर बर्फ के ठंडे टुकड़े गिरते हुए महसूस करना चाहता हूँ। मैंने कभी बर्फ नहीं देखी, दुर्भाग्य से अभी ताइवान में बर्फ नहीं है। यह ठीक है, मैं तुम्हें जापान, स्विट्जरलैंड, उन सभी देशों में ले जा सकता हूँ जहाँ बर्फ देखी जा सकती है। गारंटी है, आप देखेंगे सफेद बर्फ का एक क्षेत्र। लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं देख सकता, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर सकता, मैं चल नहीं सकता। मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ, तुम्हें ले जा सकता हूँ, तुम्हारी व्हीलचेयर को धक्का दे सकता हूँ। कई तरीके हैं। मेरी शारीरिक ताकत पहले जितनी अच्छी नहीं है। मैं जल्दी थक जाता हूँ और ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। तब तुम्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब तुम थक जाओ तो तुम किसी भी समय आराम करने के लिए मुझ पर निर्भर हो सकते हो। मेरी शारीरिक शक्ति तुमसे बेहतर है। आपको मांसपेशियों में ऐंठन, दर्द और सुई चुभने जैसी परेशानी हो सकती है। मैं तुम्हारी मालिश करूंगा, शारीरिक उपचार करूंगा। मत भूलो कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी देखभाल कैसे करनी है। मैं तुम्हें फंसा दूंगा, बकवास बातें करो, मैं तुम्हें केवल आनंद ही दे सकता हूँ। उसने एक वाक्य कहा, उसने एक वाक्य का उत्तर दिया और अंत में वह मुस्कुराई। वास्तव में? तो फिर, भाई, कृपया बारिश जल्दी रुकने के लिए प्रार्थना करें। वह इतने सालों से इंतजार कर रही है। यह शायद उसके जीवन का आखिरी जन्मदिन है। वह अब और इंतजार नहीं कर सकती, उसे डर है। भविष्य में उसके पास इंतजार जारी रखने की ताकत नहीं होगी। ठीक है, वह धीरे से बोला। उसके गले में कड़वाहट आ गई। उसने निगलने की कोशिश की। यार, क्या तुमने अभी तक खिड़की बंद नहीं की? यहाँ बारिश का पानी भर रहा है। उसने अपने चेहरे पर पानी की बूंदों को छुआ। एक बूंद, दो बूंदें उसके चेहरे पर बह रही थी। बारिश का पानी इतना गर्म क्यों होता है? क्षमा करें, मैं अब बंद कर दूंगा। उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछते हुए अपनी घुटन को दबाने की कोशिश की। कोई जरूरत नहीं, मत जाओ। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं तुम्हें गले लगाऊंगा ताकि तुम थोड़ी देर सो सको। ठीक है, उसने थककर अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, सो जाओ, मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। उसने ध्यान से उसे गले लगाया, धीरे से उसे सांत्वना दी। उम्मा, मैंने तुमसे कहा था। मैं तुम्हें नहीं देख सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि तुम मुझे दोबारा न पाओ। तुम्हारे जैसा जिद्दी कौन है? बचपन से लेकर वयस्क होने तक तुम हमेशा इधर उधर भागते रहते थे, जिससे मैं तुम्हें घर खींचने के लिए हर जगह तलाश करता था। चाहे पहले हो या अब, वह हमेशा एक ही जगह खड़ा इंतजार करता रहा, कभी एक कदम भी नहीं उठाया। हे, उसका मानना है कि चाहे वह कहीं भी छुपे, वह उसे अवश्य ढूंढ लेगा। उसने निश्चिंत होकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज धीरे धीरे अस्पष्ट होती गई। भाई, लगता है मैं तुमसे एक शब्द भी कहना भूल गई। कौन सा सवाल? रुको जब तक तुम जाग न जाओ। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उन्होंने धीरे से वादा किया। हल्की हवा ने अधूरे स्केच को उड़ा दिया। पन्ने दर पन्ने हवा के साथ उड़ रहे थे, जिस पर शब्दों की उलझी हुई लाइनें थीं। अगर मैं एक और दिन जी सकूं, तो मैं बहादुरी से आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं।
मैं तुम्हें पिछले 24 घंटों की सुंदरता देता हूँ, जो मैं अगले जीवन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। एक शरद ऋतु सिकाड़ा में बदल रहा हूँ, जो मेरे लिए एक मधुर ग्रीष्म गीत गा रहा है। हवा अचानक चलनी बंद हो गई। खिड़की के बाहर बूंदाबांदी भी बंद हो गई। 7 जुलाई 2003 को आसमान साफ था, सूरज गर्म था। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ हैं। थाम थिएन तिन अभी भी जीवित है या नहीं। हर किसी के दिल में बड़े अचूक सवाल हैं। आधे साल तक लू टैम बिन्हे ने अपने पति के पदचिह्नों और समाचारों की खोज की, लेकिन इस साल वसंत की शुरुआत तक वह उन्हें नहीं पा सकी। दूर स्थानों से पत्रों में बहुत ही लिखा हुआ कुछ छोटी पंक्तियां। इस जीवन में मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम और वह, जीवन और मृत्यु अविभाज्य हैं। कोई नाम नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं, बिल्कुल उन चित्रों और रेखाचित्रों की तरह जो उन्होंने रखे थे। अब तक उनका प्यार, ऐसी कई बातें हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है। उसने पोस्टमार्क का अनुसरण किया, बिना डोंग में एक साधारण देहाती जगह देखी, केवल एक नई कब्र देखी जिस पर उसका नाम और उसकी पत्नी का नाम था, जिस बेटी से वह जीवन भर प्यार करता था। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? उस कब्र में तुम्हारा शरीर है या तुम्हारा हताश हृदय, तुम्हारा मृत प्रेम? वे चीजें अब महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि वह जानती है कि यह न केवल कब्र है बल्कि उसके पुनर्जन्म का प्रतीक भी है। इस जीवन में उन्होंने बहुत प्यार किया है, थका हुआ है, और कम से कम उन्हें निंदा के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नैतिकता और दुनिया के बारे में वह फिर कभी अलग नहीं होंगे। अंत में उसने स्पष्ट रूप से देखा, प्यार जीवन से परे है। जब आप इस तरह प्यार के साथ भाग लेते हैं तो आप जिद्दी क्यों होते हैं? उसने बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर दिया था। यह प्यार उससे पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे रास्ते वह डर से भरी हुई थी। टूटने के डर से कसकर पकड़ती थी, खोने के डर से ढीला करती थी। वह थक गई थी। अगर वे उसके नहीं थे तो उसे जाने देना था। उन्हें मुक्त करना भी खुद को मुक्त करना था। उसने उनके लिए 3 अगरबत्तियां जलाईं, प्रत्येक स्केच को जलाया और उस आग को ध्यान से देखा जिसने उसके प्यार को छीन लिया। उनकी गहरी भावनाएं। अगर मैं एक और दिन जी सकूं तो मैं बहादुरी से आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें पिछले 24 घंटों की सुंदरता देता हूं, जो मैं अगले जीवन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। एक शरद ऋतु सिकाड़ा में बदल रहा हूं, जो मेरे लिए एक मधुर ग्रीष्म गीत गा रहा है। यह उनका है, यह सब उन्हें वापस दे दो। वह उन्हें उनका मुक्त प्यार लौटा देती है। उनका मानना है कि जीवन समाप्त होने पर सच्चा प्यार गायब नहीं होता है, वह जाने से पहले किसी अज्ञात कोने में फिर से अंकुरित हो जाएगा। सिसकियों की ध्वनि उसके कानों में गूंज रही थी, एक सामंजस्यपूर्ण, मधुर, कोमल, सुंदर धुन की तरह, जो गुप्त, शाश्वत प्रेम के बारे में गा रही थी। शरद ऋतु का निरंतर गीत। अध्याय 15। बर्फ को जलते हुए देखना। उसने अपना सिर झुकाया, धीमी कर्कश आवाज सुनने के लिए अपने कान झुकाए, उत्साहित महसूस किया, आराम से मुस्कुराई। कमरे के दूसरे कोने में होंठ सिकोड़ लिए कोई उसके बगल में बैठा था। उसने चुपचाप एक किताब पढ़ी, जबकि वह जीवन में छोटी छोटी खुशियां खोज रही थी, बिना बात किए, बिना किसी शारीरिक संपर्क के। जब तक वह जानता था कि वह और वह एक ही स्थान पर थे। वह समय है जब दिल सच्चाई को महसूस कर सकता है। यह वह खुशी है जिसकी उसे तलाश है, बहुत सामान्य, सरल। आप किस बारे में मुस्कुरा रहे हैं? उसके कान में एक सौम्य, शांत आवाज गूंजी। थाम हान वो ने ठंडी चाय का कप डाला और गर्म पानी डाला, उसे गर्म करने के लिए उसकी हथेली में रखा और उसे धीरे से याद दिलाना नहीं भूला, सावधान, यह जीत जाएगी, यह गर्म हो। एक धुन है, उसने धीरे से उसे उत्तर दिया। क्या? क्लिक करें, क्लिक करें।
क्लिक करें। क्या यह आग की रोशनी में नाचने वाले एक शरारती भूत की तरह है? अरे सुनो, इसकी भी एक नियमित लय है। पहाड़ हरे हैं और पानी शांत है। झील के बीच से हवा चल रही है। चलो चलें, चलें। क्या यह उस गाने जैसा है जो तुम पहले मेरे लिए गाते थे? थाम हान वो कुछ सेकंड के लिए रुकी और उसे एहसास हुआ कि वह चिमनी की आवाज के बारे में बात कर रही थी। वह ध्यान से सुन रहा था, किसी भी धुन को एक साथ जोड़ने में सक्षम नहीं था, लेकिन वह अपनी कल्पना को बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसकी आंखों की रोशनी चली गई और चलना मुश्किल हो गया। जो चीजें वह कर सकती थी वे बहुत सीमित थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वह उसे कभी भी परेशान नहीं करती थी। कहीं भी वह अपने आप खुशी पा सकती है, या वह उस पर बोझ नहीं बनना चाहती है, या हो सकता है कि वह वास्तव में खुशी से अपनाए सामान्य चीजों में पूरी तरह से गर्मजोशी का आनंद ले रही हो। ऐसा क्या मजेदार है जो आपको इतनी प्यारी मुस्कान देता है? उसने सोफे पर उसके बगल की खाली जगह ले ली, उसे गले लगा लिया। यह जीवन में एक मामूली बात थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए एक बड़ा रहस्य खोज लिया है। वह आपकी और मेरी यादों का सबसे अनमोल हिस्सा है। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, आप अक्सर मुझे गले लगाते थे और धीरे से थाई हो बोट गाते थे, खासकर सोने से पहले और तब भी जब मेरा मूड खराब होता था। अब तक मुझे इससे अधिक सुंदर धुन नहीं मिली है। यह भी संभव है कि वह गीत को न भूल सके, लेकिन किसी और के द्वारा सांत्वना और प्यार पाने की भावना उस ध्वनि को भूलने में असमर्थ हो जाती है जो उस व्यक्ति के दिल को छू गई थी, और तब से वह अपना शेष जीवन व्यतीत करती है याद रखना, उस आवाज के मालिक से प्यार करना। यही कारण है कि उसके मुंह के कोने पर एक सौम्य मधुर मुस्कान दिखाई देती है। चूंकि उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, वह उसकी आंखों में भावुक, दिल को झकझोर देने वाला प्यार नहीं देख पाई। उसने चाय का कप नीचे रख दिया, दोनों हाथों से उसे कसकर गले लगा लिया, शरण लेने के लिए एक गर्म, सुरक्षित जगह की तलाश की। लाओ, क्या आपने काफी समय से यह गाना गाते नहीं सुना? क्या आपको अब भी यह गाना याद है? इतना लंबा समय हो गया है, मैं इसका अधिकांश भाग भूल चुका हूँ। उसके दिल का खालीपन अब भर गया था। उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसकी बाहों में परिपूर्णता ने उसे इतना खुश कर दिया कि वह आह भरना चाहता था। वह अतीत उसका और उसका था जिसे वह लंबे समय से दबाने और भूलने की कोशिश कर रहा था। समय, मुझे लगभग लगा कि मैं सचमुच भूल गया हूँ। बस इसे आजमाएं और देखें कि यह कैसा होता है। ठीक है, मैं सुनना चाहता हूँ। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मुझे जाकर देखने दो कि यह कौन है। हाम हान वो ने उसे जाने दिया, खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चला गया। बात करने की आवाज उसके कानों तक पहुंची। उसके भाई का रवैया हमेशा सौम्य और विनम्र था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पड़ोसी को पहचान लिया। वह शहर छोड़कर इस अज्ञात कस्बे में रुका, हालांकि थोड़ा दूर था। यहाँ का वातावरण शांत था और उसके आराम करने के लिए उपयुक्त था। नहीं उन्हें कोई जानता था, नहीं वे जानते थे कि कौन आकर उनके शांतिपूर्ण जीवन में खलल डाल सकता है। ऐसा कहा, उसने उसे शोर शराबे वाली जगह से दूर ले जाने का फैसला किया। उनके पड़ोसी एक बूढ़े सेवानिवृत्त जोड़े और एक लड़की थी जो अभी 20 साल की थी। सौभाग्य से वे भी शायद ये बातें जानते थे, क्योंकि जब वह पहली बार आया था आ गया, उसे डर था कि उसे बाहर जाना होगा और उसे अकेले घर छोड़ने में सहज महसूस नहीं हुआ। इसलिए निश्चित रूप से उसे पड़ोसियों को जानना होगा, करीब आना होगा और अच्छा दिखने में सक्षम होने के लिए उनके साथ रहना होगा। एक दूसरे की देखभाल करते हुए एक क्षण बाद थाम हान वो लौट आए। याद क्या चल रहा है? मिस्टर और मिसेस फोंग ने अगले दरवाजे पर कुछ और केक बनाए, अपनी बेटी से हमारे लिए कुछ लाने को कहा।
तो केक कहाँ है? उसने मांगने के लिए अपना हाथ उठाया। थाम हान वो ने केक का वह टुकड़ा उठाया जो उसे खाना पसंद था और उसने उसे चखा। यह एक लेवेंडर स्वाद वाला बिस्किट था। वह धीरे से मुस्कुराई। 3 भोजन तक, नाश्ता, हर चीज का ख्याल रखा जाता है। वे शायद सोचते हैं कि मेरे जैसे आदमी के लिए आपकी देखभाल करना बहुत कठिन है। हाँ, वह धीरे से खांसा। समस्या क्या है? क्या आप खुश नहीं हैं? हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी वह इसे गहराई से महसूस कर रही थी। आपने उन्हें बताया कि हम भाई थे। उसकी आवाज थोड़ी उदास थी। वह अचानक समझ गई। उसने अपने होंठ ऊपर उठाए और मुस्कुराई। क्या आप सुंदर हैं, सुश्री फोंग? बहुत सुंदर। क्या आपकी कोई टिप्पणी है? उसने ठंडे स्वर में कहा। स्टेंट, फिर बधाई हो। मिस्टर ते ने जो कहा वह सही है। वह महिलाओं के प्रति बहुत आकर्षक हैं। वह जहां भी जाते हैं हमेशा ऐसा ही होता है। थम थिएन तिन्हा, क्या आपकी त्वचा में खुजली है? चूंकि आप फोंग परिवार के इरादों को जानते हैं, फिर भी आप ऐसा क्यों कहते हैं? सबसे पहले, फोंग परिवार ने सोचा कि वे पति पत्नी हैं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। क्या आप जानते हैं कि जब आप ऐसा कहेंगे तो उसे कितनी परेशानी होगी? यदि आप पहले नहीं जानते थे, तो कोई बात नहीं। अब जब आप जान गए हैं, तो क्या आप अब भी यह दिखावा कर सकते हैं कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं? एहसान का कर्ज चुकाना आसान है, लेकिन प्यार का कर्ज चुकाना मुश्किल है। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम स्वाभाविक रूप से भाई हैं। क्या ऐसा कहने में कुछ गलत है? उसने अपना मुंह खोला लेकिन जवाब नहीं दे सका। उसके सीने में एक भारी एहसास हुआ जिसके बारे में कहना मुश्किल है। मैं। उसने स्नेहपूर्वक अपना हाथ उठाया, उस स्थान की तलाश की जहां वह झुककर बैठ सके। उसने बिल्कुल भी स्वेच्छा नहीं की, लेकिन उसकी बाहों ने फिर भी उसे कसकर पकड़ लिया। उसने केक का आधा काटा हुआ टुकड़ा पकड़ लिया। उसने अपना मुंह खोला और उसे खा लिया। दूसरा आधा उसकी मदद करता है। मैं सोना चाहता हूँ। तुमने अभी तक मेरे लिए गाना नहीं गाया। आपकी आयु कितनी है? मैं अब भी लोरी सुनना चाहता हूँ। वह अभी भी थोड़ा खराब मूड में था। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप गाते हैं। आप अद्वितीय हैं। बस कुछ ही वाक्यों ने मेरे मन में जमाव को मिटा दिया। मैं समझता हूँ। उसकी नज़र में वह वही है जो वह है। थाम हान वो अद्वितीय है, भले ही अन्य लोगों के पास प्रेमी, पति और पत्नी या भाई जैसी अतिरिक्त भूमिकाएं हों। इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। इससे वह अब खुश नहीं होगी। चिंतित था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे अधिक तेजी से अनुकूलित हो गई हो। उसने धीरे से आह भरी और धीरे से उसकी ओर देखा। मैंने लंबे समय से नहीं गाया है। अगर मैं गलत गाता हूँ तो मुझे दोष मत देना। नहीं। उसने धीरे से उसे थपथपाया, धीरे से गाते हुए। यह सबसे कोमल, प्रेमपूर्ण धुन थी। वह आराम करने के लिए उसके सामने झुक गई, ध्यान से सुन रही थी। उसका दिल सबसे कोमल भावनाओं से भर गया। पहाड़ हरे हैं और पानी शांत है। झील के बीच से हवा चल रही है। एक लोकगीत जो एक सरल धुन है लेकिन उसके और उसके बीच के शुद्ध और अटूट प्रेम को व्यक्त करता है। आपने कहा था कि कल बर्फबारी होगी। वहाँ शायद होगा। उसने उसका ठंडा हाथ पकड़ लिया। उसका गाल उसके बालों को छू रहा था। तो अगर कल सुबह बर्फबारी हो तो मुझे जगाना याद रखना। हाँ, कृपया निश्चिंत रहें और सोए। हाँ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे नहीं पता था कि कितनी देर हो गई थी। उसकी बाहों में अब कोई आवाज नहीं थी। उसकी अभिव्यक्ति इतनी शांत थी, मानो मृत हो गई हो। वह चुप रहा, उसकी छाती पर हाथ रखा, महसूस करते हुए जब उसे दिल की हल्की धड़कन महसूस हुई।
तो उसने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे हर रात उसे यह सुनिश्चित करने के लिए यह क्रिया दोहरानी पड़ती थी कि वह वास्तव में अच्छी तरह सोए, और पहली कुछ रातों में उसे छोड़ न दे। उसके बाद आधी रात में मैं केवल उसके सोते हुए चेहरे को देख सकता था, सोना जारी रखने में असमर्थ। जब उसे इसका पता चला तो उसने तुरंत उसका हाथ खींचकर अपनी छाती पर रख दिया ताकि वह उसके दिल की धड़कन को महसूस कर सके और शांति से सो सके। उसके दिल की स्थिति के करीब वह अपना सिर उसकी छाती पर रखे। जब तक मैं तुम्हारे दिल की धड़कन सुनूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, उसने ऐसा कहा। वह उस पर विश्वास करता था, वास्तव में उस पर विश्वास करता था। उसे विश्वास था कि जब तक उसका दिल धड़कने की कोशिश करेगा, वह नहीं जाएगी। जैसे ही वह सुबह उठी, क्षितिज बर्फ के टुकड़ों से बिखरा हुआ था। वह एक बच्चे की तरह उत्साहित होकर खिड़की के बाहर बर्फ से खेलती रही। खिड़की बंद करो, सावधान रहो कि सर्दी न लगे। थाम हान वो ने रसोई में दवा बनाई, उसकी ओर देखा, भौहें चढ़ाईं और कहा, बस थोड़ा सा और। उसने बारीक बर्फ के टुकड़ों को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली में ठंडक का एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने पहले ही सोचा था। थाम हान वो ने पहले ही हीटर बंद कर दिया था और खिड़की बंद करने के लिए बाहर चली गई। व्हीलचेयर ने कमरे में प्रवेश किया, जिससे उसे खिड़की पर मोटी परत में जमा हुई बर्फ से खेलने की अनुमति नहीं मिली। उसने उसके बालों से बर्फ के टुकड़े उठाने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी ठंडी त्वचा को छूते हुए उसने अपने हाथों से उसे रगड़ा। उन्हें गर्म करने के लिए रसोई में जाओ और गर्म दवा का कटोरा ले आओ। भाई, बाद में बाहर चलते हैं, ठीक है? उसने आशा से भरी हुई ऊपर देखा। बात करने से पहले दवा का यह कटोरा पी लो। उसने एक चम्मच लिया, उसे ठंडा करने के लिए उस पर फूंक मारी, फिर उसे उसके मुंह के पास लाया। मुझे इसे खुद पीने दो। ठीक है, फिर सावधान रहना, गर्मी बहुत है। दवा का कटोरा उसके हाथ में रखकर वह दस्तावेजों और कागजों की समीक्षा करने के लिए कमरे में वापस चला गया, यह देखने के लिए कि क्या उन्हें आज फिर से जांच करने के लिए अस्पताल जाना पड़ा। जब वह बाहर गया तो उसने कटोरा खत्म कर दिया था दवा का और आज्ञाकारी ढंग से इंतजार किया। क्या ऐसा संभव है? उसने अपना कान झुकाया और कमरे से बाहर निकलते हुए उसके कदमों की आवाज सुनी। हर कोई जानता था कि वह बर्फ में खेलना चाहती थी। एक पल इंतजार करें। उसने आसानी से कमरे से एक ऊनी दुपट्टा लिया और उसे उसकी गर्दन के चारों ओर डाल दिया। उसे दस्ताने, एक फर टोपी और एक कोट पहनने में मदद की। फिर उसे सिर से पैर तक देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे ठंड नहीं लग रही है। मैं आपके द्वारा पेंगुइन में लिपटने वाला हूँ, वह बुदबुदाया। ज्यादा बात मत करो। नियमित जांच और उपचार पूरा करने के बाद थाम हान वू ने बाहर डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में चर्चा की और अस्पताल के कमरे में लौट आई, हमेशा अपने मन में डॉक्टर के शब्दों को दोहराती रही। स्थिति पहले से ज्यादा खराब नहीं है। जितनी बार उसे मांसपेशियों में संकुचन और दर्द हुआ होगा, उतनी बार अधिक हुआ होगा, है ना? पास नहीं है। उसने उसे बिल्कुल नहीं देखा। उसने समय पर दवा ली और आज्ञाकारी ढंग से इलाज स्वीकार कर लिया। उसने हमेशा सोचा कि उसकी हालत बहुत अधिक स्थिर थी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद वह नहीं है। आप चिंता करना चाहते हैं। उसके दिल पर ऐसा लगा मानो कोई जोरदार झटका लगा हो। यह सही है। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो वह कर सकती है, क्योंकि वह जानती है जब वह बीमारी से पीड़ित होती है तो वह उससे कहीं अधिक दर्द में होती है, इसलिए वह इसे छिपाएगी, उसे देखने नहीं देगी, बस इसे सबसे सुंदर बनाए रखेगी। आपके लिए मुस्कराएं। आपकी बहन बहुत लचीली है। मैंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित कोई मरीज नहीं
देखा जो अभी भी इतनी खुशी और संतुष्टि से मुस्कुरा सकता हो। वह एक धोखेबाज है। वह इतना मूर्ख था कि उसने उसे मूर्ख बना लिया। ठीक है, फिर हमारा सुझाव है कि इस घोटालेबाज को पूरा इलाज दिलाने के लिए अस्पताल ले जाना सबसे अच्छा है। यह अब और नहीं टिक सकता। क्या यह इतना बुरा था? लेकिन उसे स्थिति स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आई। जब तक वह अस्पताल के कमरे में नहीं लौटा तब तक वह सोच में डूबा हुआ था। उसे न देखकर वह खाली बोतल साफ कर रही नर्स से पूछने लगा, वह कहाँ है? नर्स ने दालान के अंत की ओर इशारा किया। उसने कहा कि वह बर्फ देखने जाना चाहती है। यदि आप वापस आएं, तो बाहर जाएं और उसे ढूंढें। थाम हान वो ने एक शब्द भी नहीं कहा और जल्दी से बाहर चला गया। उसका शांत चेहरा चुपचाप इंतजार कर रहा था। उसका दिल नरम हो गया। उसके कदम अचानक धीमे हो गए। उसने चुपचाप उसके पास आकर उसे पकड़ लिया। बर्फ ऐसा लग रहा था जैसे कोई धुन गुनगुना रही हो जिसे वह नहीं जानता था। क्या जप रहे हो? मैं वापस आ गया हूँ। थाम थिएन तिन्ह खुशी से मुस्कुराई और आवाज की ओर अपना हाथ उठाया। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप और वह प्राचीन किस बारे में बात कर रहे हैं? कहने को इतना कुछ क्यों? प्राचीन क्या है? डॉक्टर ने उसकी आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया और उसे एक्यूपंक्चर दे दिया, लेकिन वह अब तक इससे नफरत करती थी। उसकी नजरें उसकी संपूर्ण दोषरहित मुस्कान पर रुक गईं और उसने इसे न तोड़ने का फैसला किया। यह कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी बातचीत है। उसने कहा वह अब तक मिले सबसे सहयोगी मरीजों में से एक है। अगर आप उसे एंटीक न कहें तो और भी अच्छा होगा। वह खुशी से धीरे से हंसी। मैं भी उसे पसंद करती हूँ, लेकिन अगर जब भी मैं उसे देखूं तो उसने मुझे अस्पताल में रुकने के लिए नहीं कहा, तो मैं उसे और भी अधिक पसंद करूंगी। वह एक पल के लिए चुप हो गया। आप अस्पताल में क्यों नहीं हैं? उसकी मुस्कुराहट थोड़ी ठंडी हो गई। फिर उसने तुरंत ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाहर बर्फ के दृश्य की ओर इशारा करते हुए कहा, यार, अब पूरी दुनिया सफेद बर्फ से ढकी हुई है। यह बहुत सुंदर है ना? हाँ, यह बहुत सुंदर है। अब मेरी आंखों के सामने केवल सफेद पेड़, सफेद घर, सफेद दुनिया है। आह, मुझे पता है। उसकी बाहें उसकी छाती पर मुड़ी हुई थी, जैसे कि उसने इसे अपनी आंखों से देखा हो। प्रिय, क्या आप जानते हैं कि मैं क्यों चाहता हूँ कि आप मुझे बर्फ दिखाने ले जाए? वह कुछ नहीं बोला। वह एक पल के लिए चुप हो गई। भाई, मैं तुम्हारे लिए गाऊंगी। उसने धीरे से गाया। प्रत्येक टुकड़ा, प्रत्येक नरम सुंदर धुन उसके होठों से निकलकर उसके पीड़ित हृदय में उड़ गई जो अभी तक बंद नहीं हुआ था। यदि आप सही तरीके से अलविदा कहते हैं, तो आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। यदि आप सही तरीके से सॉरी कहते हैं, तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। मेरे लिए आंसू आपके चेहरे को चूमते हैं। मेरी दुनिया अचानक सफेद बर्फ से भर गई। वर्ष के मध्य में वह उंगली, क्या आप अभी भी कल की याद दिलाते हैं? टुकड़े टुकड़े, टुकड़े टुकड़े, यह कैसे पूरा हो सकता है? जुलाई के 7वें दिन आसमान साफ था। अचानक बर्फबारी हुई। मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है। मैं आकाश और पृथ्वी को पकड़कर खड़ा था, जिस रास्ते पर आप बर्फ से ढके हुए थे। जुलाई के 7वें दिन आसमान साफ था और रात अचानक दिन में बदल गई। मुझे देखने की भावना खो गई। मैंने क्षितिज, अनंत आकाश को देखा। मैंने तुम्हें नहीं सुना, अलविदा कहो। ऐसी धुन बहुत ज्यादा है। उस वर्ष, क्या उसने उसे उस भावना के साथ छोड़ दिया था? क्या आप जानते हैं कि मैं आपके लिए यह गाना क्यों गाना चाहता हूँ? उसने अपनी निगाहें हटा लीं। हवा में उड़ रहे उसके लंबे बालों को उसके कान के पीछे छिपा दिया। उसकी उंगलियों ने धीरे से उसके थोड़े ठंडे गालों को सहलाया और धीरे से उत्तर दिया, हाँ। कुछ वर्षों तक तुम्हारे बिना रहने के बाद
जब भी मैं यह गाना सुनता हूँ, मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं हमेशा सोचता था, अगर कोई ऐसा दिन होता जब बारिश नहीं होती, तो मैं चाहता कि आप मेरे साथ बर्फ देखें, क्योंकि यह गाना उसका दिल है। वह इसे अपने दिल की गहराई में छुपाती है। यह एक दर्दनाक एहसास है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। थाम हान वो ने उसे गौर से देखा। क्या आपने प्यार की हद देखी है? वह सफेद बर्फ के नीचे अपने प्यार को बांधे हुए। आप अस्पताल में क्यों नहीं हैं? उसने फिर पूछा। इस बार उसका इस विषय पर लौटने का इरादा नहीं था। वह काफी देर तक चुप रही। प्रिय, मैं घर जाना चाहती हूँ। उसकी आंखें घूम गईं। उसे स्पष्ट रूप से पता चल गया कि उसका क्या मतलब है, न कि केवल शब्दों से। मैं थक गया हूँ। मुझे सचमुच घर की याद आती है। मुझे अपने माता पिता की याद आती है। अरे, चलो घर चलें। ठीक है। थाम वो हान की नाक चुभ रही थी। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से कहा, ठीक है, घर जाओ, घर जाओ। आज स्विट्जरलैंड में उनकी आखिरी रात थी। जैसे ही सुबह हुई, उन्हें जल्द से जल्द ताइवान के लिए एक विमान पकड़ना था। आधी रात को जागने पर पता चला कि उनकी बाहें खाली थी। वह उठ बैठे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। कमरे में एक जोरदार झटका लगा। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। थाम थिएन तिन्ह जमीन पर गिर गई। अपने घुटनों को पकड़कर एक जगह झुक गई। उसने अपने निचले होंठ को इतनी जोर से काटा कि वह सफेद हो गया। ठंड लगने पर उसके पूरे शरीर से फिर से असामान्य पसीना आने लगा। वह बिस्तर से बाहर निकला और इंजेक्शन लिया। उसके लिए स्थिर और शांत गतिविधियां। बड़े भाई, वह चौंक गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके पैरों की मालिश की, दर्द को शांत किया। क्या आप लंबे समय से जानते हैं? उसे असामान्य महसूस हुआ। आपको कब पता चला? कैसे पता लगाएं? वह हमेशा सोचती थी कि उसने इसे बहुत अच्छे से छुपाया है। उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। बड़े भाई, थाम थिएन तिन्ह ने घबराहट में उसकी तलाश की। उसने अचानक अपनी बाहें खोलीं और उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आवाज उदास थी। तुम्हें मुझे बताना चाहिए, है ना? उसने उसे इतनी कसकर गले लगाने दिया कि दर्द होने लगा। लंबे समय के बाद संघर्ष न करते हुए उसने धीमी आवाज में पूछा, भाई, आप वास्तव में जानते हैं कि मैं अस्पताल में क्यों नहीं हूँ? उसका पूरा शरीर कांप गया। उसने अपने होंठ भींच लिए और जवाब नहीं देना चाहता था। ऐसा दिखावा करने से भी उसका सामना करने से बचा जा सकता था और उसने कुछ नहीं कहा। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। बाकी दिन इसके लायक थे अनमोल। वह अस्पताल में भर्ती होने और बेकार उपचार पर समय बर्बाद नहीं करना चाहती है। वह उसके साथ रहने के लिए हर मिनट, हर सेकंड का लाभ उठाना चाहती है। इसलिए वह घर जाना चाहती है। जहां वह एक साथ बड़े हुए थे, वह बीत गया। उसके जीवन की सबसे खुशी यही है। खूबसूरत यादें, उसका सबसे प्यारा जीवन भी यही है। वह उस भूमि पर लौट रही है जिससे वह सबसे अधिक परिचित है। जिस व्यक्ति से वह सबसे अधिक प्यार करती है, उसके साथ उसे इस जीवन में कोई पछतावा नहीं है। मैं आपको समझता हूँ, भले ही आप कुछ न कहें। आप निश्चित रूप से अभी भी समझते हैं, है ना? बड़े भाई। अध्याय 16। दोपहर में बूंदाबांदी हुई। वे घर लौटे। पड़ोसियों ने देखा कि वे बड़े हो गए थे। वह क्षीण, दुबली और दुखी थी, और सभी ने खुशी से बातचीत की। पूरी रात अपने चचेरे भाइयों के बचपन के बारे में। देर रात तक उन्होंने उन्हें घर जाने दिया। उन्हें वास्तव में ऐसा लगा जैसे वे क्षितिज पर घूमने के बाद घर लौट रहे थे। पूरे शरीर में थकान थी। वर्तमान में घर अभी भी सबसे गर्म जगह है। उन्होंने आने और अपने माता पिता के लिए धूप जलाने का फैसला किया। उन्हें सूचित किया कि उनका पुत्र और बेटी वापस आ गए हैं, और वैसे उस कब्र को पुनर्स्थापित करें जिसकी कई वर्षों से देखभाल नहीं की गई है।
जंगली घास उगाई थी। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वे उस तारे के फल के पेड़ के नीचे बैठे रहे जो उनके बचपन के दौरान उनके साथ था। उन्होंने कीड़ों की आवाजें सुनी, बातें की और सुबह होने तक एक दूसरे पर इस तरह झुके रहे कि उन्हें याद ही नहीं रहा वह कैसे सोई। उसकी बीमारी के बाद उसका शरीर बहुत जल्दी थक जाना, ज्यादा देर तक टिकने में असमर्थ होना, बार बार बात करना और फिर उसकी बाहों में सो जाना। जब उसके शरीर में सुई की तरह दर्द हुआ तो वह उठी। उसने हिलने की हिम्मत न करते हुए अपने दांत भींच लिए। जब उसे यकीन हो गया कि वह उसकी नजरों में नहीं है, तो उसने धीरे से कहा, उसके चेहरे पर दर्द झलक रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। पूरे शरीर में ऐसा महसूस होता है मानो हजारों सुइयां हों। हर 2 या 3 दिन में उसे इस तरह का दर्द सहना पड़ता था। वह इसकी आदी होती जा रही थी। अपने भाई को यह देखने नहीं देती थी। यह उसे मारने से भी अधिक दर्दनाक होगा, वह जानती थी। वह हमेशा इसे दबाने की कोशिश करती थी। दर्द इसे तब तक सहें जब तक आपके माथे पर पसीना न आ जाए। दर्द को इस हद तक सहें कि लगभग लकवा मार जाए। न जाने कितना समय बीत गया, धीरे धीरे चेतना लौट आई। उसने अपनी हथेली अपनी छाती पर रखी। दिल की धीमी धड़कन को महसूस करते हुए उसने राहत की सांस ली। अपने माथे से पसीना पोंछा और भावना के आधार पर उसने अनुमान लगाया कि वह थी अंदर। कमरा। उसने बिस्तर ढूंढा और वस्तु को महसूस किया। पति पत्नी, यह उसके भाई का कमरा था। वह धीरे से मुस्कुराई, चीनी मिट्टी की मूर्ति को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे धीरे से रगड़ा। यह वह जन्मदिन का उपहार था जो उसने उसे तब दिया था जब वह 18 वर्ष का था, उसके पढ़ने के लिए ताइपे जाने से पहले। उसके बाद वह कभी खुश नहीं रही। उनके निधन से उनकी जिंदगी में हंसी आ गई। क्या तुम जाग रहे हो? दरवाजे के बाहर से थाम हान वू की आवाज आई। उसने चीनी मिट्टी की मूर्ति को नीचे रख दिया, उसे व्हीलचेयर पर बैठाने के लिए अपना हाथ उठाया और उसने उसके लंबे बालों को सहलाया। क्या इसे काटना ठीक है? उसने सिर झुकाकर पूछा। यदि आप सुंदर हैं, तो इसे क्यों काटें? उसके लंबे, शटल जैसे बालों में 10 पतली उंगलियां फंसी हुई थी। घुंघराले बाल या पोनीटेल? चोटी बांधो, उसने उत्तर दिया, फिर जारी रखा, मुझे परेशान मत करो। आप फिर से मेरे प्रति विनम्र होने लगी हैं, मिस थाम। उसके बालों में कंघी करने के बाद उसने उसे बाथरूम में धकेल दिया और गीले तौलिए से उसका चेहरा पोंछ दिया। काटो मत, मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। मुझे इसे स्वयं करने दो। थाम हान वू ने उसके बाल ऊपर खींचने में उसकी मदद की। यदि आपके पास कुछ है, तो बस मुझे कॉल करें। उसने सुविधापूर्वक कमरे की सफाई की। कई वर्षों तक वापस न लौटने के बाद धूल पहाड़ की तरह जमा हो गई। कई जगहों पर सफाई की जरूरत पड़ी। वह जानती है कि वह एक बोझ है। उसके जैसे आदमी को उसके लिए दैनिक गतिविधियां करनी होती हैं, कपड़े धोना, खाना पकाना, लेकिन वह कुछ भी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वह कहता है कि वह उसकी एकमात्र खुशी है। स्टेंट, लेकिन क्या यह वास्तव में इसके लायक नहीं है? इस अल्पकालिक खुशी के लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। क्या बकवास है? मैं कुछ चावल बनाऊंगी, खाने के बाद मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगी। बहुत देर हो गई, पहले कहाँ जाना है? उसके हाथ में कटोरा और चॉपस्टिक भरकर थाम हान वो लगातार उसके लिए खाना उठाती रही। मैं उस नहर पर जाना चाहता हूँ जहाँ जब मैं छोटा था तो आप मेरे लिए बड़े पेट वाली मछलियाँ पकड़ते थे। ठीक है, लेकिन अब शायद पकड़ने के लिए बड़े पेट वाली कोई मछली नहीं होगी। प्रगतिशील युग में प्राकृतिक पर्यावरण तो सबसे अधिक नष्ट हो गया है, यहाँ तक कि देहाती इलाके भी इससे बच नहीं सके हैं। यह सही है। वह निराशा में बुदबुदाई। ऐसी अनमोल यादें धीरे धीरे गायब हो गईं। उन्हें बरकरार नहीं रखा जा सका।
थाम हान वो ने उसकी आंखों में खामोशी देखी, लेकिन वह मदद नहीं कर सका। लेकिन उसने तुरंत अपना लहजा खुशी में बदल लिया। यह सही है, अभी पड़ोसी मदद के लिए आया था। मैंने घर की सफाई की और मुझे यह भी बताया कि अगले सप्ताह उसके चाचा दाई माओ के बेटे के पहले महीने का उत्सव है और वह हमें जश्न मनाने के लिए पेय के लिए आमंत्रित करना चाहती है। क्या आपको अब भी दाई माओ याद है? यह लड़का मुझसे 2 साल बड़ा है और अक्सर मुझे इस हद तक धमकाता है कि मैं रोने लगता हूँ और घर भागकर तुम्हें बताता हूँ। मुझे अभी भी याद है, वह बहुत असभ्य था, हमेशा मुझे चिढ़ाता था। मैंने कम से कम 1350 बार कसम खाई थी कि मैं अब उस पर ध्यान नहीं दूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह शादीशुदा होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अब भी अपनी बेटी की चोटी खींच रहा है और उस पर पानी फेंक रहा है। वह धीरे से मुस्कुराया। अगर यह अब भी उतना ही बुरा है, तो मैं देख सकता हूँ कि वह आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल भी। यह सही है, मैं उसे चिढ़ाना चाहता हूँ और उसकी पत्नी को अतीत की बुरी बातों के बारे में बताना चाहता हूँ। इतने नेक मत बनो। कौन किसी का भाग्य बर्बाद करेगा? सावधान रहो, नहीं तो तुम्हें प्रतिशोध मिलेगा। यह ठीक है, अगर कोई प्रतिशोध है तो बस मुझे ढूंढने आओ। इसका आपसे क्या लेना देना है? तुम मेरी बहन हो, अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? आप बहुत अच्छे हैं। थाम थिएन तिन्ह, मैंने कुछ अनैतिक कार्य किया है और तुम्हें पानी में खींचना चाहता हूँ। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। धिक्कार है, किसने कहा कि तुम मेरे भाई हो? बातें करते और हंसते हुए उन्होंने नाश्ता खत्म किया। वह उसे हर उस जगह पर ले गया जहां से उनकी बचपन की यादें जुड़ी थी। हर जगह हुई हर घटना को याद करते हुए फिर रात में तारे के फल के पेड़ के नीचे एक दूसरे के सामने झुक गए और अपनी आंखों से तारे देखने लगे। उज्ज्वल, जब तक कि वह उसकी बाहों में सो न जाए। यदि वह घर छोड़ देता तो वह एक मोमबत्ती जलाती। चुपचाप उज्ज्वल तारों की रोशनी के नीचे आंगन के कोने में उसका इंतजार करती। जब वह घर आता है तो वह हमेशा उसके लिए जंगली कीड़ा जड़ी के फूलों का गुलदस्ता लाता है, ताकि इस खुशी का प्रतिनिधित्व करने वाली खुशबू हर रात उसके सपनों में तैरती रहे। जब उसके पास खाली समय हो तो वह उसके पैर पर सिर रखकर एक किताब पढ़े। वह अपना ख्याल रखती है, बस घोंघे की गति से एक हल्के पीले रंग का दुपट्टा बुनती है। उसने कहा कि वह उसके लिए एक दुपट्टा बुनना चाहती है और उसने अपने पड़ोसी से कहा कि वह अपनी गति से बुनना सीख ले। बुनाई समाप्त हो गई, गर्मी पहले ही आ चुकी होगी। वह मुस्कुराई और उसे जवाब दिया, यह ठीक है, मैं अपनी गर्मी बरकरार रख सकती हूँ। अगले साल तुम्हें ठंड से डर नहीं लगेगा। वह देख नहीं सकती थी, वह केवल महसूस करने पर भरोसा कर सकती थी। बुनाई की विधि बहुत जटिल थी, वह ऐसा नहीं कर सकती थी। हर दिन वह तब तक बुनती थी जब तक कि वह थक न जाए या नींद न आ जाए। फिर उसने धीरे से अधूरा तैयार उत्पाद उसके हाथ से बाहर निकाल लिया। सोती हुई लड़की की ओर धीरे से मुस्कुराते हुए, बेवकूफ, मुझे दुपट्टे की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही मेरी गर्माहट हो। उसके पास वास्तव में उसे यह बताने का साहस नहीं था कि इस ऊनी दुपट्टे को बुनना कितना मजेदार है। वास्तव में, यदि आप इसे घर से बाहर पहनना चाहते हैं तो आपको बेहद बहादुर होने की जरूरत है। लेकिन उसे ऐसा महसूस करना पसंद है, उसे उसके लिए सब कुछ करना पसंद है। उसे अच्छा लगता है जब वह घर आता है। दूर से वह उसकी शांत प्रतीक्षा करती आकृति देख सकता है। घर में जीवन बहुत सरल है। दुनिया का हर सामान्य बच्चा सामान्य जीवन जीता है, लेकिन बेहद खुशी के दिन वे पति पत्नी के समान हैं, वास्तव में बहुत समान। जिस दिन दाई माओ ने अपने बेटे के पहले महीने का समारोह आयोजित किया, उन्होंने चुपचाप उससे पूछा, क्या दाई माओ की पत्नी सुंदर है? उसने उसके कान में फुसफुसाया, यह ठीक है,
लेकिन यह अभी भी तुमसे बहुत पीछे है। वह मुस्कुराई और उसे हल्के से थप्पड़ मारा। अगर उसे बाहर निकाल दिया गया तो वह बिल्कुल भी उसकी मदद नहीं करेगी। उसने और दाई माओ ने कुछ देर तक बात की। जब आस-पास कोई नहीं था तो उसने गलती से उसे एक रहस्य बता दिया जिसे उसने मारने की उम्मीद नहीं की होगी। तुम्हें पता है, दरअसल मैं तुम्हें पसंद करता था। हुंगा, उसने आश्चर्य से अपना मुंह खोला। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या वह मजाक कर रहा है? वह यह नहीं भूली थी कि उसे चिढ़ाना कितना पसंद था। यह कहा जा सकता है कि वह बचपन से ही उसे हमेशा तंग करता आया था। बाद में उसे लगा कि वह अब इस तरह से जारी नहीं रह सकती और उसने सीखना शुरू कर दिया कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। क्या वह एक उग्र महिला छात्र को पसंद कर सकती है जो हर समय उससे लड़ती है? तुम इतने आश्चर्यचकित क्यों हो? जब मैं छोटा था तो मैं मूर्ख था और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं जानता था। इसलिए मुझे आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए चिढ़ाने वाली तरकीबें अपनानी पड़ी। अन्यथा मैं आपसे कैसे हार सकता था? यह सही है। वह अक्सर उसके द्वारा बुरी तरह पीटा जाता था, लेकिन वास्तव में उसे चोट पहुंचाने के लिए उसने कोई लड़ाई नहीं की। इसके बारे में सोचते हुए वह अभी भी आक्रोश से भरा हुआ था। आप इसके लायक हैं। जिस तरह से आप लड़कियों का पीछा करते हैं, यह अजीब है कि कोई भी वश में हो जाएगा। मैं भी नहीं चाहता। किसने तुमसे कहा था कि हर समय अपना मुंह खोलो और कहो कि तुम मेरे भाई हो? मेरे भाई? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारा सामना नहीं करता तो मेरा पूरा शरीर बेचैन रहेंगे। तुम्हें याद है, एक बार मैं पूरे दिन रोती रही कि मैं अपने भाई से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया और मुझसे कहा, तुम शादी नहीं कर सकती, बीच में सपने देखना बंद करो। उस वक्त मैं बहुत रोया। मेरी माँ को लगा कि मैं तुम्हें फिर से धमका रहा हूँ, इसलिए वह मुझे घसीटकर घर ले गई और मुझे पीटा। मुझे याद है, वह धीरे से मुस्कुराई। ऐसा लगता है जैसे वह 3 या 4 साल की थी। अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो वो मुझे बहुत प्यार करता था और मेरी रक्षा करता था, लेकिन तुमने हमेशा मुझे परेशान किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे दिल में केवल वह था और मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं एक बेवकूफ हूँ। मैंने कई सालों तक तुमसे छुप-छुप कर प्यार करने का सबसे बेवकूफ़ी भरा तरीका अपनाया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। जिस वर्ष मेरी माँ का निधन हुआ, वो शोक मनाने के लिए घर आया। वास्तव में उस समय उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वह मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत देर कर देगा। 3 दिन तक खून। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं मर जाना चाहता था। उसकी माँ ने उसके विचारों को समझा और उससे कहा कि झूठे सपने मत देखो, क्योंकि उसने अपनी आंखों से वो को जन्म देते देखा था। मेरी माँ केवल एक बार गर्भवती थी। शायद उसे डर था कि वो अकेली हो जाएगी, इसलिए उसने उसे गोद ले लिया। उसके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। साथ रहना देर सबेर की बात है, इसलिए मैंने धीरे धीरे उम्मीद खो दी। आपके लिए अपनी भावनाओं को छोड़ दिया और आपको अपने दिल की गहराई से आशीर्वाद देता हूँ। वास्तव में क्या हर कोई उन्हें इसी तरह देखता है? यह सही है। हम एक आदर्श जोड़ी हैं। इतने सालों के बाद आप और वह एक साथ हैं, है ना? एक साथ रहने की आपकी परिभाषा क्या है? बेशक शादी कर लो और बच्चे पैदा करो। मैं अब ऐसी हूँ। क्या मैं शादी कर सकती हूँ और बच्चे पैदा कर सकती हूँ? दाई माओ एक शब्द भी नहीं कह सके। दरअसल हमारे बारे में ऐसा कुछ भी बुरा नहीं है। हर सुबह उठना, यह जानना कि वह आसपास है, उसे छूने में सक्षम होना, उससे बात करना, उसके अस्तित्व को महसूस करना, यह पर्याप्त है। कोई भी यह निर्धारित नहीं करता है कि शादी करना, बच्चे पैदा करना, यहाँ तक कि यौन संबंध बनाना, मुझे नहीं लगता तो मेरा भाई भी नहीं।
मैं नहीं मानता कि वो यह नहीं चाहता। यदि आप वास्तव में किसी से प्यार करते हैं, तो किसकी इच्छा नहीं होगी? जब तक कि वह अक्षम न हो, आवाज इतनी छोटी थी कि वह अभी भी सुन सकती थी। श्री दाई माओ, आप बहुत असभ्य हैं। उसके सामने 2 बार धीरे से खांसते हुए थाम हान वो ने 3 मीटर की दूरी पर खड़े आज के महत्वपूर्ण छोटे व्यक्ति को गले लगा लिया। दाई माओ, मैं चाहता हूं कि आप आएं और मेहमानों का स्वागत करें। मैं अभी आता हूं। टियो तिन्हा, चलो बाद में बात करते हैं। उसने अपना हाथ लहराया। बस जाओ। उनके जाने के बाद थाम हान वो वहां आए। हम किस बारे में बात कर रहे थे? माहौल काफी अच्छा लग रहा है। उसने आपके बाल नहीं खींचे, ठीक है? वह हिम्मत करता है। यदि वह मुझे धमकाता है, तो मैं उसके बेटे को धमकाऊंगा और मैं अपने पिता का कर्जदार रहूंगा। तो आपका मौका आ गया है। थाम हान वो ने अपने हाथ में लिए हुए बच्चे को अपनी गोद में रखा। वाह! क्या आप सचमुच इस छोटे से बंधक को यहाँ लाए हैं? वह बच्चे के गोल मटोल गालों को छूना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने लार के ढेर को छू लिया। यह सही है। अगर तुम थोड़े क्रूर हो तो कोई बात नहीं। मैं इस पर नजर रखने में तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ हाँ, वह खुशी से मुस्कुराई, बच्चे के छोटे, लहराते बालों को रगड़ा, छोटे नितंब को थपथपाया, केवल एक मोटा डायपर देखकर। बच्चा लोगों के दिलों की क्रूरता को नहीं जानता था, उसके साथ खेलता था और उदारता से उसे बिना किसी दांत के मुस्कुराता था। साथ ही पीली नदी की तरह स्रावित लार का ढेर धीरे से उसमें गिरता था और 1 साल का एक साल की लड़की पहले ही कुंवारी का शुद्ध चुंबन खो चुकी है। थाम हान वो ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। यह वासनापूर्ण छोटा शैतान वास्तव में खुश है, घृणास्पद होने की हद तक। वह आश्चर्य से ठिठक गई और हंसने में असमर्थ हो गई। इतनी कम उम्र में वह पहले से ही जानती है कि रंग कैसे चुराना है। जब वह बड़ी होगी, तो उसका भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल होगा। मुझे जाने दो, अब मुझे मत ले जाओ। वह बहुत परेशान हुआ। उसने अंतर सुना, अपना सिर झुकाया और पूछा, यार, क्या तुम्हारा मूड खराब है? कहाँ है? यह बहुत अच्छा है। जाहिर है वह काफी गुस्से में है। वह समझ गई, मुस्कुराई और धीरे से पुकारा, भाई, घुटनों के बल बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। क्या? उसकी स्थिति का पता लगाते हुए वह अपने हाथों को उसके गालों के करीब ले आई, धीरे से उसे चूमा। कोई तीव्र, गर्म स्नेह नहीं था, कोई इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं थी, बस उसके तापमान की छाप थी। तब थाम हान वो आश्चर्यचकित हो गया, इससे पहले कि वह कुछ भी महसूस कर पाता। उसके होठों पर गर्म, मुलायम एहसास चला गया था, लेकिन वह अकेला ही उसकी आत्मा को झकझोरने के लिए काफी था। दुनिया की सभी तीव्र, पागल इच्छाएं निरर्थक हो गईं, इस क्षण की सुंदरता की तुलना में। उस दिन दाई माओ ने उसे 2 कप शराब दी और वह थोड़ा नशे में थी, इसलिए वह जल्दी सो गई। बहुत देर तक वह अभी भी सो नहीं सका। अपनी कोहनी के बल खड़ा होकर वह उसके सोते हुए चेहरे को ध्यान से देखने के लिए झुका। उसकी उंगलियां उसके चेहरे को धीरे धीरे रगड़ रही थी। इस सुंदरता के कारण उसका दिल खुशी से भर गया। पल तुम धीरे से आह भरी। मैं, उसकी उंगली रुक गई। तुम्हें जगाया? उसने अपना सिर हिलाया। यार, क्या तुम चाहते हो? वह वह स्तब्ध था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या मतलब है। आपने अचानक ऐसा क्यों पूछा? दाई माओ ने आज इसका जिक्र किया। मैंने सोचा, शायद आपको भी पछतावा हो। मुझे परवाह नहीं है कि वह क्या बकवास कहता है। हम ऐसे ही अच्छे हैं। क्या ऐसा है? वह बुदबुदाती रही, थककर अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत देर बाद वह एक सपने में डूब गई। उसके होठों पर एक गर्म,
नरम एहसास, कहीं से एक दूर की आवाज आ रही थी। जब तक मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, मैं पछतावा नहीं होगा, समझे? प्यार